हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें लिखा है लॉ रूल्स इटसेल्फ। इट मीन्स कि हमें कोई रूल नहीं कर सकता है, हम सिर्फ लॉ से ही गवर्न होंगे। चलिए तो रूल ऑफ लॉ के मीनिंग की अगर बात करें, रूल ऑफ लॉ का जो ये टर्म है ये एडवर्ड कोक के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया था और फर्दर इसको डेवलप किया था एवी डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ ये डिराइव्ड हुआ है एक फ्रेंच टर्म ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर, नॉट ऑफ मैन। किसी इंसान के बताए गए नियम के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, वह एक जो लॉ बनाया गया है उस पर बेस्ड होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, कोट कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए, जो कि प्रोफेसर वार्डे के द्वारा दिया गया था। द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू लॉ, नॉट लॉ शुड सब्जेक्टेड टू द गवर्नमेंट। मतलब लॉ वो नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बनाया है, लॉ वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट को बनाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रूल ऑफ लॉ को समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो है उसका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए लॉ बनाना, जबकि होना क्या चाहिए, लॉ का सब्जेक्ट होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, अब देख ही रहे तो हम फिलोसोफर्स के बारे में भी कुछ देख लें। प्लेटो, एरिस्टोटल वेस्ट के फिलोसफी के काफ़ी बड़े फिगर हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वेयर द लॉ इज सब्जेक्ट टू सम अदर अथॉरिटी and has none of its own, the collapse of the state is in my view is not far off। मतलब कि अगर किसी अथॉरिटी के अंडर दे दिया जाए लॉ को, कि किसी अथॉरिटी के अंडर है कि वो लॉ बनाएगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, तो ज़्यादा दूर वो वक्त नहीं होगा कि वो देश जो है कोलैप्स कर जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, अगर किसी देश को अनवरत काल तक चलते रहना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि लॉ का गुलाम होना चाहिए गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो लॉ के कमांड को माने और लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट चले, तो यह सिचुएशन में होगा कि जो ओवरऑल ब्लेसिंग्स है और जो सबसे बेहतर स्टेट, जो आइडियल स्टेट की बात जिसमें प्लेटो करते हैं, उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अब एरिस्टोटल की देखें, लॉ शुड बी फाइनल सोवराइन। ये भी कुछ वही बात कह रहे हैं कि लॉ जो है सुप्रीम है, गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ मस्ट बी सुप्रीम इन एनी कंडीशन। चलिए, तो लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी एक बुक आई थी एवी डाइसी की 1885 में। इसमें इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, इन तीनों को अगर देखें तो इसमें है, सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब चलिए इन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए, कब हम लोग बोलेंगे कि लॉ इज सुप्रीम, तो इसमें होना चाहिए कि जो रेगुलर लॉ है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एब्सोल्यूट रूप से सुप्रीम होना चाहिए। मतलब उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, उसको बिल्कुल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो एब्सोल्यूट सुप्रीम है, ना उसको कोई अमेंड कर सकता है, ना उसमें कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको बायस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज उसमें होना चाहिए। एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्री पावर, आर्बिट्री पावर इट मीन्स कि किसी पर्सन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं चलना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग हर पर्सन चलना चाहिए। मतलब आज किसी का मन किया कि लिख दे कि भारत के कानून में कि कोई अगर एक दूसरे को भोजन कराता है तो उसको सजा मिलेगा, तो ये आर्बिट्री, मतलब कोई स्वार्थी, जैसे कोई स्वार्थ में, सेल्फिशनेस में कोई रूल बना दिया, तो ये आर्बिट्री ढंग से नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे और भी आर्बिट्री को एक्सक्लूड करने का क्या क्या उपाय है। तो देखिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए कि लॉ के जो, जैसे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी केस लॉज है, वहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सिस्टम है कि कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, बिकॉज हर एक केस अपने आप में एक प्रेसिडेंट होता है, कुछ एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, तो इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और डिस्क्रिशनरी पावर को ऑलमोस्ट एक्सक्लूड किया गया है, बट अगर देखा जाए तो डिस्क्रिशनरी पावर भी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को बनाता है, क्योंकि अब अगर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको टाइम टू टाइम जुडिशियरी द्वारा इंटरप्रेट नहीं किया जाता सिचुएशन टू सिचुएशन, तो एक तरीके से हमारा डेड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता। तो इस चीज को अलाइव बनाने के लिए अगर देखें तो हमारा जो जुडिशियल डिसीजंस है वो इसको डायनेमिक बनाता है, टाइम टू टाइम अलाइव रखता है। तो इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर है
जैसे अब डिस्क्रिशनरी पावर जुडिशियरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव बनाता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव एक्शन में जुडिशियरी पावर को देखें या फिर आर्बिट्री ढंग से यानी कि मनमाने ढंग से कोई भी डिस्क्रिशनरी ले लिया गया है, तो उसको स्क्रूटनाइज, उसको चेक करना चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ के पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तभी वो डिस्क्रिशनरी पावर सही है। आगे कुछ पैरामीटर्स भी हम देखेंगे जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारा पॉइंट्स जो है होना चाहिए। अब देखिए अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में, तो एवरीवन इज इक्वल अंडर द आई ऑफ लॉ, आइदर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द कॉमन मैन। अगर आर्टिकल 14 को देखें तो वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है कंप्लीट करने के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ को, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, आगे हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, सेकंड पोस्टुलेट्स इनका यही है। थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, द कोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्पार्शियलिटी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक तो है कि कोर्ट को इम्पार्शियल होना होगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बायस नहीं होना है, ठीक है। और देखिए एक और चीज इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है कि देखिए हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होता है, लेकिन कुछ जो बेसिक टेनेंट्स हैं, जैसे इंडिविजुअल राइट्स के कुछ जो बेसिक टेनेंट्स हैं वो सब जगह सेम है। In many countries there is its own constitution which define rules and regulation to how to act in the society. Constitution governs the people and the state, but merely the constitution is not sufficient to determine the rights of the individuals. Rights of the individuals are enforced by the judicial decisions. ठीक है, जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस टाइम पे वो पूरा कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जो पीपल्स का राइट जो है वो इन्फोर्स्ड हो गया। जब फंडामेंटल राइट मिला, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट ने जब जुडिशियल डिसीजन से उस राइट को इन्फोर्स करवाया, तब हम लोग कहेंगे कि इंडिविजुअल का राइट जो है फिक्स है कि हाँ ये राइट जो है वायलेट्स होगा, तो इस तरीके से ये लेकर के इसको इन्फोर्स करवा दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट की, जब भी वायलेशन होगा इंडिविजुअल्स के राइट का, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू खड़ी रहेगी उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ दिस थ्री पोस्टुलेट्स आर रिलेवेंट टू इंडियन सिनेरियो, ठीक है। इंडियन सिनेरियो में इन तीनों पोस्टुलेट्स जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये कैसे इंडियन सिनेरियो में रिलेवेंट है देखते हैं। आर्टिकल 13 जो कि बात करता है द लॉ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13 एज रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज एंड ऑर्डिनेंस कैन बी स्ट्रक डाउन इफ दे आर कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेनली द फंडामेंटल राइट्स, या फिर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। तो और वहीं पे आर्टिकल 14 को देखें तो आर्टिकल 14 क्या गारंटी करता है कि एक तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। अब राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे होगा, अगर मान लीजिए कोई अब गरीब आदमी है, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कुछ, और एक धनवान व्यक्ति है, तो धनवान व्यक्ति तो अपना एक अच्छा सा वकील करके हायर करके सारी बातों को कोर्ट में रख देगा, गरीब आदमी नहीं रख पाएगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थ्रू इसको लीगल एड दिया जाएगा, ठीक है। जो गरीब आदमी है उसको एक लीगल एड दिया जाएगा गवर्नमेंट से, क्योंकि नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है कि ये आदमी भी अपना पक्ष कोर्ट में रख पाए, तब होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके पास तो इक्वल प्रोटेक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ हिज वेल्थ, उसके वेल्थ के थ्रू है कि उसके पास पैसा है वो रख सकता है, अब ये नहीं रख सकता, तो स्टेट इंश्योर करेगी कि इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले ताकि इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉलो हो सके, ठीक है। अब केसेस की बात करें तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है उसमें रूल ऑफ लॉ को जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर बताई है, ठीक है। फिर अब अगर देखा जाए तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया और रूल ऑफ लॉ को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। अब एक शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1951 में, इसमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो चलिए इसको और भी डिटेल में देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट डेरिवेटिव प्रूफ रूल ऑफ लॉ इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पावर देता है जुडिशियरी को कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लेजिस्लेशन किया गया है, जो भी कानून बनाया गया है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेशन को रिव्यू करने का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसको स्ट्रक डाउन किया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से चेक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लीगैलिटी को कि कुछ भी इलीगल और आर्बिट्रीनेस न किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जुडिशियल रिव्यू के द्वारा चेक किया जाता है और लेजिस्लेटिव को भी चेक किया जाता है, या फिर वो सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी का भी, ठीक है।
द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर डेलीगेटेड टू द हाई कोर्ट्स अंडर द आर्टिकल 226, ये हम लोग जानते हैं रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, और 227 भी सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड द आर्टिकल 136, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट में क्या है कि जो हम लोग फंडामेंटल राइट और एनी लीगल राइट के वायलेशन के लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हम लोग फंडामेंटल राइट के लिए ही जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। और ये जो जुरिस्डिक्शन ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि आप वहाँ पे मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे अगर उसको लगता है कि डिस्क्रिप्शन पे अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे कोर्ट का अहम भूमिका होता है तो वो उसमें डिसीजन देगा, अदरवाइज वो नहीं भी देगा, ठीक है। चलिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट। इसमें वही था कि अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट वाला सिस्टम समझ में आएगा, जिसमें कि जुडिशियल डिसीजन से टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव बनाता है। अब देखिए, हमारा जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जमींदारी एबोलिशन का बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, और क्योंकि स्टेट को अगर डेवलप होना है तो लैंड एक्विजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में स्टेट ने लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ लॉज बनाए थे जो कि ऑफ कोर्स कॉन्ट्रेरी थे फंडामेंटल राइट्स के। 19(1)(f जो कि हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 31 जिसमें इंश्योर किया गया था कि कंपनसेशन देना होगा। तो इस सारे चीज़ों को एबोलिश किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। हालांकि इसको बाद में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया। बट ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला था, इसमें चूंकि उस टाइम पे सिचुएशन का यही डिमांड था कि स्टेट को डेवलप होना है, तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कम वैल्यू करके स्टेट को लैंड एक्विजिशन में मदद करना है। तो उस टाइम के हिसाब से जुडिशियरी का ये जो स्टांस था वो बिल्कुल सही था, और जमींदारी एबोलिशन फर्स्ट अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया था। हालांकि इसमें फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया था। इसमें कहा गया था कि स्टेट जो है हर चीज़ को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया था क्योंकि फिर पार्लियामेंट ज़्यादा एक्सेस जा रही थी, मतलब जो सिचुएशन का डिमांड था उससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ काम किया जा रहा था, ठीक है। जैसे देखिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का ये 1976 का केस है। ये इमरजेंसी के टाइम का केस है, इसको अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगाया गया था, इमरजेंसी के टाइम पे ये बोला गया कि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन था, जो बेंच बैठी थी उस टाइम पे, उसका ओपिनियन था चीफ जस्टिस एएन राय, उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमिनेशन से सस्पेंड किया जाता है राइट टू मूव एनी कोर्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो उस टाइम पे ये भी कह दिया गया था कि ये जो आर्टिकल 21 है इसको भी कर्टेल किया गया है। जब इमरजेंसी लगाया गया तो आप इसके लिए भी राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बट उस टाइम भी जस्टिस खन्ना का एक डिसेंट व्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये जो है अनवॉइडेबल है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में, चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये अनएलिनेबल है, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता है, डिनाइबल है, मतलब किसी भी पर्सन से लाइफ एंड लिबर्टी को छीनिएगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी हाल में वो नहीं रहेगा। इनका एक डिसेंट व्यू था। हालांकि इस व्यू को बाद में जाकर के केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग राइट टू प्राइवेसी केस से भी जानते हैं, इसमें जस्टिस खन्ना के ओपिनियन को माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप के डिसीजन को ओवर रूल्ड किया, ये एडीएम जबलपुर वाले केस में, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन को लेकर बाउंड नहीं है, वो अपने डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। उस टाइम पे जस्टिस खन्ना का व्यू बिल्कुल सही था कि आर्टिकल 21 को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, चाहे वो इमरजेंसी का सिचुएशन ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेनका गांधी का केस अगर देखें, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 जो है वो स्ट्राइक करता है आर्बिट्रीनेस को। स्टेट के किसी भी आर्बिट्री एक्शन, इसमें इंश्योर करना होगा फेयरनेस और इक्वलिटी इन ट्रीटमेंट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेट किसी पर्सन को डायरेक्ट ये बता करके कि अगर उससे कोई दूसरे तरीके का दुश्मनी है वो इसको कानून के थ्रू तो नहीं निकाल सकती है, इससे आर्बिट्रीनेस हो रहा है, ठीक है। तो मिसयूज ऑफ लॉ है, तो उस चीज को स्टेट रोकती है, स्टेट को नहीं करना चाहिए, जो आर्टिकल 14 इसको रोकती है। तो आर्टिकल 14 के बारे में और आर्टिकल 21 के बारे में भी उससे पहले तक क्या था कि फोकसिंग सोली ऑन द प्रेजेंस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर, द कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ कुड बी आर्बिट्री एज लॉन्ग एज ए प्रोसीजर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस कॉल्ड AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। अब देखिए क्या इससे पहले तक क्या था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब स्टेट
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए रूल बाय लॉ एक टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो रूल बाय लॉ जो टर्म है वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। चूंकि जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को लेने से मना कर दिया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि जुडिशियरी जो है अमेरिका में उस टाइम पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हवाला दे करके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेजिस्लेशन को स्टेप डाउन कर देती थी। तो इसीलिए ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को न रख के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया। बट टाइम टू टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे उसको ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसको कुछ कुछ रूल बाय लॉ माना गया। अब जैसे आप हिटलर को देख लीजिए और स्टालिन को देख लीजिए, जो भी जैसे डिक्टेटरशिप हुआ वहां पे भी तो रूल था। नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, वहां भी तो रूल बुक है, बट वो रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाय लॉ है। मतलब रूल किसी, अब जैसे मैं देश का डिक्टेटर बन गया और मैंने रूल बना दिया और उस रूल को बोला कि ये रूल चाहे जो भी है इसको फॉलो करो, बट रूल बाय लॉ में क्या है कि रूल बनाया जो गया है वो किसी रूल से नहीं बनाया गया है। तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी shifted this interpretation, holding that the procedure established by law must be just, fair and reasonable. This effectively introduced the concept of due process into Indian constitutional law. देखिए ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी आदमी का मर्जी हुआ वो उठ के कानून बना दिया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके से इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब एक डीसी वाधवा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है बिहार के, वो लगातार ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाई जा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं मतलब ये जो लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेचर कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, उसके सब्स्टिट्यूट में ये ऑर्डिनेंस का जो पावर दिया गया है वो दिया गया है कि जब कोई भी गवर्नमेंट जो है, लोकसभा अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो दोनों हाउसेज अगर प्रेजेंट नहीं है, सिटिंग में नहीं है, तो उस टाइम पे क्या किया जाए, तो उस टाइम पे है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है सेंटर या स्टेट में। बट ये जो है लगातार लाई जा रही थी, फ्रिक्वेंटली ऑर्डिनेंस लाई जा रही थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है मतलब मिसयूज कर रही है ऑर्डिनेंस का, ठीक है। तो कुछ ये लेजिस्लेचर को बाईपास करने की कोशिश किया जा रहा था, तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है और इसको स्टक डाउन कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ था दिल्ली डिक्लेरेशन 1959 में, ठीक है। लेटर ये 1961 के लागोस में हुआ। इस डिक्लेरेशन में क्या बताया गया कि जो बेसिक टेनेंट्स जो हम लोगों ने देखा वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब लाइफ जो होना चाहिए वो डिग्निटी फुल लाइफ होना चाहिए, जैसा कि मेनका गांधी के केस में कहा गया था। तो इस चीज को इस डिक्लेरेशन में जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया कि डिग्निटी फुल लाइफ होना चाहिए, डिग्निटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, है ना। देयर शुड नॉट ओनली नीड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर पॉलिटिकल, social and economical rights, but also need of creation of certain rights such as political, social, economic and educational right, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा लिबरल होने का कोशिश किया गया कि लिबर्टी के साथ राइट्स को इंश्योर किया गया। चलिए तो अब जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इससे पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो रहा है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल क्या है, पहला तो लॉ सुप्रीम होगा, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, मनमाने ढंग से कोई काम नहीं होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए आर्बिट्री का, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, जुडिशियरी जो है इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे हम लोग आर्टिकल 50 देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद जजेस के अपॉइंटमेंट देखते हैं, रिमूवल देखते हैं आर्टिकल 124 में। तो ये सारा चीज़ जो देखते हैं उनके जो सैलरीज और अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। इस सब से और जो कोई भी जुडिशियल डिसीजन है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये सारा फीचर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी को दिखाता है। देखिए अब इतना सारा चीज़ तो बिल्कुल बेसिक टेनेंट्स है, ये आज से पहले तक नीड था, बट अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए कि जो प्रोसीजर अपनाया गया है लॉ को इंप्लीमेंट करने का वो भी फेयर होना चाहिए और वो भी ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कानून में लिख दिया गया कि रोटी खिलाने पर सजा हो तो सजा हो जाना चाहिए, वो नियम भी बनना चाहिए एक नियम से, मतलब वो भी एक रूल रीजनेबलनेस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड सो दैट दे कुड नॉट मिसयूज देयर पावर। डिस्क्रिशनरी पावर हो लेकिन वो रूल ऑफ लॉ के पैरामीटर्स को हमेशा रूल ऑफ लॉ के पैरामीटर्स पे उसको चेक किया जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं तक था।
होप यू गाइज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे रूल ऑफ लॉ। अगर इसके रिलेटेड कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं।